विद्यार्थियों सादर नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर। और हमने तो किस तरह से 1936 में लिखा हुआ यह महत्वपूर्ण उपन्यास हर पाठक को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। अगर वो वाकई साहित्य को समझना चाहता है, वाकई हिंदुस्तान को समझना चाहता है, और खास तौर से उत्तर भारत की जो विडंबना है, मुझे लगता है कि वो पूरे भारत की विडंबना है कि एक तरफ राजघरानों के अपने अंदाज, और एक तरफ गरीब जो मजदूर वर्ग है जिसकी आर्थिक दुर्दशा बहुत खराब है, लेकिन उसको फिर भी लगान तो भरना ही है, उसको सूद चुकाना ही है। और तमाम आसपास के सूदखोर किस प्रकार से होरी जो किसान है उसकी किस तरह से दयनीय स्थिति कर देते हैं और वो उससे निकल ही नहीं पाता है। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप जैसे ही समय मिलता है, जब भी मिलता है, आप पूरा गोदान को समझ सकते हैं। मेरे चैनल पर आकर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, और लाल बटन जरूर दबा दीजिएगा, और छोटा मोटा कमेंट कुछ कर दीजिएगा। कुछ सभी के पास मोबाइल है आजकल, तो थोड़ा कुछ चलता रहेगा इसमें भी। तो हम अब बातचीत कर रहे थे कि मेहता और मालती के प्रसंग की बात कर रहे थे कि एक समय था कि मेहता मालती को इतना भाव नहीं देते थे, और मालती थी कि उनके पीछे लगी रहती थी, उन्हें हर तरह से अपने आप को समर्पित करना चाहती थी, या उनका हर तरह से भला करना चाहती थी। होता है ना कि जो चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाती है, कई बार हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो मेहता शायद उसका महत्व नहीं समझ पाए। तो जब मेहता उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन जब सारी बातें खुलती है तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं और बहुत जल्दी उससे हमारी दोस्ती हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी बहुत सारी बातें हमें पता चलती है, तो हमारी दोस्ती फिर तुरंत टूट जाती है ना। क्योंकि हम जो कहा ना कि प्रेम जिससे साहचर्य में विकसित होता है ना, शुक्ल जी ने अपने लेखन में कहा ना कि प्रेम हमेशा साथ साथ रहने से विकसित होता है। और आप जब किसी के साथ रहते हैं तो उसको और गहराई से समझते हैं, जानते हैं, उसकी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां। तो इसलिए साथ रहना बहुत जरूरी है किसी को समझने के लिए। और शायर ने तो कहा है ना कि क्या शेर है वो, बशीर बद्र साहब का, कि लोग हाथ भी न मिलाएंगे जो तुम गले मिलोगे तबाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो तुरंत दोस्ती भी नहीं की जानी चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद उसको गंभीर और प्रगाढ़ बनाना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीजों, या बहुत सारी जो कहते हैं ना कि अनचाही जो समस्याएं हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। लेकिन मेहता और मालती का रिश्ता कुछ अलग तरह का है, उनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है, अच्छी है, और चलती है। और अब तो मालती मेहता की एक तरह से सहचर हो जाती है, और अपने ही घर में उनको स्थान देती है कि आप मेरे यहाँ रहो, आपका कर्जा बहुत चल रहा है और घर आपका नीलाम हो चुका है, इसलिए आप मेरे साथ रहिए, और मैं बाकी सारा मैनेजमेंट कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी हेल्प हो सकती है मैं करूंगी। और हम एज ए फ्रेंडली फ्रेंडली रहेंगे। लोग आजकल बात करते हैं ना कि विवाह की बात, विवाह नहीं हुआ तो साथ क्यों नहीं रह रहे हैं। अब तो जमाना काफी बदल चुका है, लेकिन ये 1936 का समय है और शहरी जीवन की कहानी है। और हमने बताया ना कि गोदान में तो शहर का जीवन भी है और गांव का जीवन भी है, इसलिए प्रेमचंद को आप शहरी जीवन के कथाकार कहेंगे या ग्रामीण जीवन के कथाकार कहेंगे, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। उनकी लगभग सारी कहानियां, ज्यादातर कहानियां ग्रामीण जीवन पर आधारित है, लेकिन शहर भी उनकी रचनाओं में लगातार आता है, ये भी समझने वाली बात है। रेणु सिर्फ और सिर्फ गांव की कहानी कहते हुए नजर आते हैं, आंचलिक कथाकार है ना वो। अज्ञे अज्ञे के यहाँ सिर्फ शहर आते हैं, महानगर आते हैं। गांव का जीवन, गांव की जीवन की जो अनुभूतियां, वो कहीं न कहीं अज्ञे के यहाँ बहुत कम आती है। और आधुनिक जीवन के जो अंतर विरोध है उनको ज्यादा अज्ञे दर्ज करते हुए नजर आते हैं। और काम भावना, सेक्सुअलिटी और स्त्री पुरुष के संबंधों पर बहुत ही खुलकर वो नदी के दीप नाम के उपन्यास में बात करते हैं। 1954 में छपा था वो, आप चाहें तो अज्ञे को पढ़ सकते हैं। गद्य उनका बहुत ही सिंपल है, उपन्यास पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। हो सकता है कि बाकी निबंध की थोड़ी भाषा संस्कृत निष्ठ रहती है उनकी, लेकिन ये शब्दों को किस प्रकार से बरतना है, उसके बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं वो। सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे उनका पूरा नाम है। आपके लिए अज्ञे ही काफी है, जिसको हम नहीं जान सके, अज्ञे हैं वो।
1911 में पैदा हुए थे और 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है वो। हम यहाँ गोदान की बात कर रहे थे, मैं उनका भी विस्तार से बात बाद में करेंगे उनके ऊपर। तो किस प्रकार से जब मेहता साहब मालती जी के घर पे आ जाते हैं, उसके बाद क्या स्थिति होती है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मगर परिस्थिति बदल गई और मालती प्यासी थी। अब मेहता प्यास से विकल और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा। मालती को समीप देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के वो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से आकर वो जैसे स्पष्ट हो जाते हैं। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। माली देखिए, गोबर वही गोबर जो होरी का बेटा है, जो कभी मिल में काम करता था, कभी अपनी दुकान लगाता था, लेकिन उसकी जिंदगी किस प्रकार से दूभर हो गई है। तो एक दिन मालती से कहीं मिलता है रास्ते में और किस प्रकार से वो उसको काम, उस जमाने में 15 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। मतलब जो कॉमन मैन था उसकी इनकम समझिए कि 2 डिजिट से ज्यादा नहीं थी। और 15 रुपया मतलब आज का कम से कम मानेंगे तो भी 4-5 हजार तो मानिए, 5 हजार रुपये मान के चलिए आप। और गोबर की दुर्दशा किस प्रकार से होती है ये भी आप समझ सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है उसका। नहीं तो उसकी गाड़ी बहुत सही चल रही थी। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। गाड़ी थी उसके पास में ना, मालती के पास में, तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। तो कहीं गोबर दिखता है रास्ते में तो उसको धक्का देकर के उसकी गाड़ी पहुंचा देता है। तो मालती बोलती है कि मेरा नौकरी करोगे तो मुझे आदमी की जरूरत है। तो गोबर बोलता है कि ठीक है, मुझे भी नौकरी की तलाश है। वो यहाँ पे काम पे लग जाता है। दूसरे दिन गोबर ने मालती से वहां का काम करना शुरू किया। उसे रहने की एक कोठरी भी मिल गई। जूनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे जूनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही पीछे लग जाता है। बच्चा छोटा बच्चा है तो लग ही जाता है। एक दिन मालती बाग में आई और बालक न दिखाई दिया। जुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है, बीमार हो गया बच्चा। अब देखिए मालती कितनी सेवा करती है और बच्चा ठीक हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है ना, पहला बच्चा मर जाता है क्योंकि इन दोनों की गलती के कारण। जुनिया तो बेचारी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन गोबर इतना लापरवाह और इतना शराब पीने में मशगूल हो गया कि सारी चीजें भूल गया, और इसलिए वो पहला बच्चा मर जाता है। बालक कटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सील सील, इतना अंधेरा, और इस ठंड के दिनों में भी से मच्छर की मालती 1 मिनट के लिए भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 100 ज्वर था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो जाए। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सिली कोठरी में रहा तो मतलब उसका ज्वर बढ़ता ही जाएगा। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखने लगा। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दिया। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दिशा में सजग थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसे भागा। चुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और इसी वक्त जुनिया उस कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कुतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से उसे पुकारा, मंगल। इसका नाम क्या है? मंगल। अब देखिए आ जाता किस प्रकार से। मालती बकायदा उसकी पूरी सेवा करती है, ट्रीटमेंट करती है और उसको चेचक से बाहर निकाल लेती है। देखिए कि जब आपका समय बुरा होता है तो किस प्रकार से लोगों की जरूरत पड़ती है आप। और गोबर का समझे कि अच्छा समय था कि उसको मालती मिल गई और उसको यहाँ काम मिल गया। नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि पहले तो बेकार था, बेरोजगार था, फिर उसको इतनी सेवा भाव करने वाला, इतना सहयोग करने वाला कौन मिलता है। मालती ने जूनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कहा 2-4 दिन के लिए बुला लावे। चेचक का डर है, कितनी दूर है तेरा घर। जूनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया।
अंदाज से 18-20 कोस होगा। मालती को बेलारी याद था, बोली वही गांव तो नहीं? पश्चिम की तरफ मील पर नदी पर, हाँ मैम साहब वही गांव। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे, तो उसे जानती है? होरी उसका ससुर ही थे, क्यों नहीं जानेगी? तो मालती कहती थी कि हम तो होरी के घर रुके थे, और जो उसकी पत्नी धनिया थी, बड़ी अच्छी महिला लगी मुझे तो मालती कहती कि जाओ बुला के ले आओ। तो दुनिया कहती है कि ये नहीं जाएंगे बुलाने के लिए, उसका कुछ कारण है। तो मालती समझ गई कुछ कुछ हुआ होगा भाई। दुनिया को अपने घर का चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो दुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती ने उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। उसको लग गया ना कि चेचक होने वाला है। एक पहले बीमारी होती थी चेचक, किसी प्रकार से पूरा शरीर दाने दाने हो जाते थे, पूरे मुंह पर, पूरे शरीर पर। मेरे बाबूजी को, मेरे पापा को भी हो गया था। उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे ऐसे ऐसे करके, इसलिए मुझे वो अच्छे से याद है उसके बारे में। दूसरे दिन जैसे खिल उठे अंगूर के दाने के बराबर हो गए, और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली की पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता, और दिन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रोड़ों प्रोड़ों का सा था, और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वो एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो संज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। देखिए मतलब उसको अपनी माँ से ज्यादा मालती से लगाव हो गया। और मैंने कहा ना कि छोटी उम्र में इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो जिससे लगता है कि कोई प्रौढ़ हो चुका है, ऐसा ऐसा दिख रहा है वहां पर, ऐसा प्रेमचंद बता रहे हैं। तो उसकी जो प्रौढ़ स्थिति है, किस मतलब दर्द को सहने की जो ताकत है। गोबर और जूनिया दोनों ही आस्था झाड़ू झाड़ फूक में अधिक थी। यहाँ उनको कोई अवसर न मिलता था। मतलब गांव के लोग थे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो गांव में अक्सर आज भी जाइए आपके झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं। कुछ भी हो गया तो पहले देवता के पास जाते हैं, फूक लगाते हैं, कुछ पूछ मतलब उनसे पूछते हैं कि बच्चा बीमार क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, है ना। लेकिन यहाँ शहर में तो कुछ अलग ही माहौल था, तो इसलिए इन दोनों को उस बारे में ज्यादा पता नहीं चला, और वो सब वैसा कुछ कर नहीं पाए। उस पर दुनिया दो बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती, जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती, और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उन कमरे में आते जैसे डरता था। मालती माँ बैठी है, कैसे जाए। जूनिया से बच्चे का हाल चाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न हो पाया था। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उसको लगी थी चोट ना जबरदस्त वहां पर, मिल में जब था ना, तो उसका शरीर वैसे भी बराबर काम नहीं कर रहा था। उसको नौकरी मिल गई, अच्छा है कम से कम, नहीं तो फिर और भी समस्या उसके सामने आने वाली थी, जिसका उसके पास कहीं कोई। अब गोबर को जब यहाँ नौकरी मिल जाती है और मेहता खुद उस बाग में काम कर रहे हैं, तो गोबर को भी साथ में काम करना ही है। अकेला खाली कैसे कैसे बैठ सकता है, तो वो भी काम करता है। और इस तरह से बाग हरा हो रहा था और गोबर सूख रहा था, कह सकते हैं आप, क्योंकि उसकी फिजिकल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी अभी तक। और मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। मेहता ने बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने डांटा, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय है। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूंगा। मंगल उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मजा आया था। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था और मूछों को और जोर से खींच रहा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मजा आया था, क्योंकि वह प्राय दो एक बार रोज उससे अपनी मूछें की रस्साकसी कर लिया करते थे। क्योंकि मतलब न मेहता को बच्चा था, न मालती को था, दोनों ऐसे ही थे। तो जब बच्चा आ जाता तो उनका जीवन एकदम बदल जाता है। होता है ना कि मतलब आप एक अलग तरह की जिंदगी जब जी रहे होते हैं, और उस जिंदगी में जब बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, तो अपने आप चेंज हो जाती है, तो उसका अपना एक अलग स्टेटस हो जाता है। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी।
अक्सर कमरे में जाकर मंगल की व्यथित आंखें देखा करते थे। बच्चा था तो उसका दर्द समझ सकते हैं आप सभी। रात को 1 बज गया था और मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठने में दिक्कत कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में ले बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उससे कोई स्वप्न देख रहा था या कोई किसी वजह से रो रहा था, कुछ समझ नहीं पा रही थी। और ऐसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उसकी जो जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या जूनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना से कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ, मैं कुछ देर टहलता हूँ। मालती ने कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है? मेहता ने जिद की। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वो एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया कि रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं, पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवार होता है और निर्दयी भी होता है। तो बच्चा एकदम बिल्कुल चुप हो जाता है मेहता के पास जाने के बाद। और मेहता ने कहा, देखो, मैंने बच्चे को चुप करवा दिया और तुमसे तो चुप ही नहीं हो रहा था। हाँ, तुम कला में कुशल हो, कहाँ से की? तुमसे ही तो। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं उन शब्दों को भूल जाओ। ईसन कई महीनों से कितना पछता रहा हूँ, कितना लज्जित हूँ, कितना दुखी हूँ, शायद तुम इसका अंदाज न कर सको। मालती ने कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लेटा दिया और जहाँ वह दब कर सो रहा है और मालती की और प्रातिभाव से क्या बोलते हैं। मालती ने आदर होकर कहा, तुम जानते हो, मुझसे ज्यादा निकट संसार में मेरा कोई नहीं है। मालती कहती है कि तुमसे ज्यादा निकट इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से। तो फिर मैं कि तुमसे क्या बोल सकती हूँ? मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्म सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। अब देखिए, मालती बता रही वास्तविकता कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो, और मैं उस भोग विलास से बाहर आकर के एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी और जीना चाहती हूँ। मैं नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूंगी, ऐसा समझकर मुझे तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफी है। यह मेरी पूर्णता है। वो पूर्णता, जो संपूर्णता की बात करते हैं ना, संपूर्ण सुख। तो मालती इतने दिल से बात बोल रही है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, दुनिया के क्या विचार है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे मेरे बारे में क्या विचार है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, अगर वही आपका विश्वास तोड़ देता है तो आपको ज्यादा दुख होता है। जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं, जिससे आपका वास्ता नहीं है, उसकी आप परवाह भी नहीं करते हैं। ये कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुभव उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुख का आकर ऐसी शोभा देगा कि मेहता उसमें देवत्व की आभा देखी। ये नारी है या मंगल की पवित्रता और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त जूनिया जाकर बैठ उठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। बस इन दोनों की बातचीत चल रही थी, जूनिया जग जाती है और 2 सप्ताह के बाद मंगल भी ठीक हो जाता है। तो मेहता और मालती का जो समर्पण है,
मतलब सारा संसार जब भोग विलास की तरफ जा रहा होता है, जिसको सब संसार, आज का ज़माना देखिए, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपकी औकात की, आपके पैसे की इज़्ज़त करते हैं। दुनिया आपको उसी हिसाब से नापेगी, ये सच है। चाहे हम इसको स्वीकार करें, चाहे हम इसको न स्वीकार करें, वो अलग बात है। आपका पावर पोजीशन ही आपको स्थापित करेगा समाज में। अब आपको किस तरफ जाना है, तय आपको करना है। कि सिर्फ खोखला पावर और खोखली पोजीशन लेकर के आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो या सच में भीतर से जो जीवन की वास्तविक अनुभूतियां हैं, जो जीवन की सच्चाइयां हैं, उनको स्वीकार करके जीवन जीना चाहते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि एक समय आता है जब आपको या तो पढ़ना पलटना होता है या फिर किताब बंद करनी होती है। तो फैसला सब हमारे पास होता है हमेशा, कि हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। ये सब डिसीजन हमारे ऊपर है कि हमें सिर्फ भोग विलास का जीवन जीना है, दूसरों को नीचा दिखाना है, या फिर एक सम्मानजनक जिंदगी जीते हुए एक बेहतर चीजें करने का उपक्रम करना है। ये सब फैसले हर किसी इंसान की जिंदगी के खुद के होते हैं हमेशा। वो किस तरह की जिंदगी जीना चाहता है, किस तरह के रास्तों को चुनना चाहता है। तो ये सब होता है। और फिर मालती सब में मिठाइयाँ बांटती है कि बच्चा ठीक हो गया है, खुशी को सेलिब्रेट करती है कि हमारा मंगल एकदम अच्छा हो गया है। जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है, यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता था। वो उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसमें आसपास मिट्टी के झोंपड़े मानो विलाप कर रहे हो। कार पर चढ़कर अब उससे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। अब देखिए, सब मालती बोल रही है कि जब आपके आसपास इतनी सारी गरीबी हो और आप ऐश आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, तब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो जाते हैं। और ये मंगल का दर्द और मंगल की पीड़ा देकर के इससे मालती का पूरी तरह से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो गांधी कहते थे ना, हृदय परिवर्तन की बात, उसका पूरी तरह से दिल दिमाग बदल जाता है। और ये सारी चीजें होती है जब आप खुद सेंसिटिव संवेदनशील होंगे। आप जब दो मुंहे होंगे ना, हर चेहरे में होते हैं बहुत सारे चेहरे वाली बात, और जिसको भी देखना हो कई कई बार देखना है। ये जो मध्य वर्ग है ना, उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं। उसके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं, हाथी की तरह। तो ये आपके मुंह पर आकर तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, लेकिन काम निकलने के बाद पीछे से बुराई करेगा। ये मध्य वर्ग की मानसिकता है। वो कहते हैं ना कि बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और दिखावा ऐसा करेगा कि जैसे मैं ही समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं ही दुनिया को बदलने वाला हूँ। लेकिन वो सब कुछ किस लिए कर रहा है? कि अपनी पॉकेट भरने के लिए, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है। तो जो मध्यवर्ग की मानसिकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम इस मध्यवर्ग की मानसिकता को समझ जाएंगे, तो समाज की जो वास्तविकता है उसको भी समझ पाएंगे। और प्रेमचंद इसमें ये बात इसलिए बता रहे हैं मेहता मालती के माध्यम से, कि जब आप अपने आसपास के समाज और जीवन को देख करके जरा भी संवेदनशील नहीं होते हैं, तो फिर आपका सुख संपन्न रहना, धन दौलत की जिंदगी जीना कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और जब आपके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करता है, तो उन सारे सवालों के जवाब फिर आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो अपने आप में बड़ी बात है। एक दिन मेहता के सिर में जोर का दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद किए चारपाई पर पड़े थे, और मालती ने, अब दर्द हो पड़ा है। मेहता को ऐसा जान पड़ा, उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था, और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर का दर्द ऐसा हल्का हो गया, मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में क्या सिद्धि है? ऐसा मालती को बोल रहे हैं मेहता, कि मैं बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ लगा मेरे माथे पर, और पता चला कि मेरा दर्द ही गायब हो गया। शायद तुम्हारे हाथ में कुछ न कुछ चमत्कार तो है भाई। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दी और आराम से रहने के लिए कहा, और बाहर चली जाती है। जरा 2 मिनट बैठोगी? मालती ने द्वार कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे बोल्डी मरीज को देखने जाना। मैंने कहा ना, डॉक्टर है ना पेशे से। मेहता ने विवर्ण होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात में किसी मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, अब कुछ संभल रही है। राय साहब की लड़की, पता है ना,
उसका विवाह हुआ था, विवाह टूट जाता है ना, तो थोड़ी कुछ मानसिक डिप्रेशन में चली जाती है। उसके जाते ही मेहता फिर लेटे रहे। कुछ समझ में नहीं आता था कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य उसमें कुछ सिद्धि है। यह उनकी तपस्या का, उनकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श तक पहुंच गई है। देखिए, ये सब बात है, लेकिन होता है ना कि जब आप किसी के साथ बहुत आत्मीयता से रहते हैं, विश्वास से रहते हैं, तो आपका मन दिलो दिमाग सही रहता है, फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है। जब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन हो, और देखिए कि ये अकेलापन कहाँ आगे के आता है, बाद में आता है। जब महानगरों का विकास हो रहा था, आज देखिए कितना अकेलापन है, और कितने लोग अकेलेपन के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो ये समस्या किस प्रकार से, मतलब जब सामाजिक जो जीवन है ना, उसके अपने बहुत सारे पक्ष हैं, उनको हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हम उन सारे पक्षों को समझ लेते हैं, उसके बारे में हम पड़ताल कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती है। तो प्रेमचंद कहीं ना कहीं उन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ में। वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज। और मैंने कहा ना कि मेहता और मालती की जो आत्मीयता है, जो सरलता है, सहजता है, उदारता है, उन सारी चीजों को प्रेमचंद इसमें दर्ज करते हुए नजर आते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। शब्बा खैर।